प्रिय विद्यार्थियों, एनसीईआरटी का अध्ययन सिविल सेवा की तैयारी के लिए या अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक माना जाता है और सबके मन में रहता है कि हम एनसीईआरटी का अध्ययन करें कैसे। बहुत से शिक्षकों ने, बहुत से आपके मार्गदर्शकों ने आपको बताया ही होगा। मैं आज स्वयं आपको एनसीईआरटी के माध्यम से हम इतिहास की समझ कैसे विकसित कर सकते हैं इसे समझा रहा हूं। एनसीईआरटी के शुरू के 4 चैप्टर्स पर मैं चर्चा करूंगा। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। और आर.एस. शर्मा या रामशरण शर्मा जी की किताब में भी आप इन चैप्टर्स को पाएंगे। एनसीईआरटी के इन 4 चैप्टर्स में से पहला चैप्टर है द इम्पोर्टेंस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। और उस महत्व के संदर्भ में बताया जा रहा है कि कैसे भारत में अनेकता में एकता है और वर्तमान में अतीत की प्रासंगिकता है। कैसे हम अतीत और किसको जोड़ सकते हैं, वर्तमान को जोड़ सकते हैं। रिलेवेंस ऑफ द पास्ट टू द प्रेजेंट। इसका सेकंड चैप्टर और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, मॉडर्न हिस्टोरियंस ऑफ एंशिएंट इंडिया, अर्थात प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक। फिर तीसरा चैप्टर टाइप्स ऑफ सोर्सेस एंड हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन पर केंद्रित है। काफी विस्तृत इस पर चर्चा होनी चाहिए। इस पर काफी आपको ध्यान देना पड़ेगा, स्रोतों के प्रकार और इतिहास का निर्माण। चौथा चैप्टर फिर से बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट का है, भौगोलिक ढांचा या ज्योग्राफिकल सेटिंग। इस चैप्टर की हेडिंग है। तो सबसे पहले हम पहले चैप्टर पर बहुत संक्षिप्त में जानकारी लेते हैं कि इतिहास का महत्व। यहाँ पर तो हमें, चूंकि इसमें 11th की एनसीईआरटी में हम एंशिएंट इंडिया पर सेंटर्ड हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास पर हम केंद्रित हैं, इसलिए हमें प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व देखना है। इससे भी बढ़कर आपके मन में जब भी आप इतिहास विषय का अध्ययन करते हैं तो ये प्रश्न बार बार आता है कि आखिर इतिहास के अध्ययन का महत्व क्या है, या इतिहास के अध्ययन की प्रासंगिकता क्या है, रिलेवेंस क्या है। इस संदर्भ में मैं यशपाल, जो प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, बेहद ही सम्माननीय व्यक्तित्व भारत के, जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद के साथ भारत की आजादी के लिए क्रांतिकारी आंदोलन में सहभागिता की थी और आजादी के पश्चात उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी और उनकी एक पुस्तक आईएएस के सिलेबस में आज भी चलती है, दिव्या। और इस उपन्यास के माध्यम से उन्होंने बौद्ध काल और उसके आसपास के समय का ऐतिहासिक संदर्भ प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। वहीं पर यशपाल ने इतिहास की प्रासंगिकता को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि मनुष्य धनुष की डोरी को जितना पीछे खींचता है, तीर उतना ही आगे जाता है। इसका सीधा सीधा आशय है कि हम जितना ज्यादा अपने अतीत से परिचित होंगे, हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य उतना ही उन्नति की ओर अग्रसर होगा। और भी कई बातें हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, ऐसा भी बार बार कहा जाता है। भारतीय संदर्भ में आपने देखा है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। ये बात हमेशा बार बार प्राचीन भारतीय इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में देखने को मिलेगी कि जब भी हम कमजोर हुए हैं, विदेशी शक्तियों ने हम पर आक्रमण किया, हम पर शासन करने में उन्हें सफलता मिली, और जैसे ही हम अपने आप को यूनाइट कर पाए हैं, हमने फिर से भारत के गौरवशाली साम्राज्य को कायम किया। तो इतिहास का हमेशा महत्व है। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का तो और ज्यादा महत्व हो जाता है, क्योंकि वही हमारी अतीत की गौरव गाथा है। तो ये पहले चैप्टर का हिस्सा है। दूसरा चैप्टर बहुत ध्यान से समझने का है, ये प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक। इसकी हेडिंग ही देखिए, मॉडर्न हिस्टोरियंस ऑफ एंशिएंट इंडिया। इस पुस्तक का, इस चैप्टर का शीर्षक है। इसे आप समझिएगा कि इतिहास तो प्राचीन भारत का है, पर उसे लिख कौन रहे हैं, आधुनिक लेखक, मॉडर्न हिस्टोरियंस लिख रहे हैं। तो ये मॉडर्न हिस्टोरियंस किस समय के हैं, तो इसे भी ध्यान से समझिएगा कि प्राचीन भारत के इतिहास को आधुनिक संदर्भों में सबसे पहले लिखने का प्रयास अंग्रेजों ने किया था। भारतीय किताबों में जिस पुस्तक का सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, एक कोड ऑफ जेंटुलास के नाम से, वह पुस्तक थी मनुस्मृति। तो अंग्रेजों को मनुस्मृति के अनुवाद की क्यों आवश्यकता पड़ी? कारण स्पष्ट था
कि वे भारत की कानून व्यवस्था को, परंपरागत सामाजिक कानून व्यवस्था को समझना चाहते थे। इसके पश्चात नाम आता है एशियाटिक सोसाइटी का, जिसकी स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। और एशियाटिक सोसाइटी के सदस्य रहते हुए विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि कालिदास की प्रसिद्ध रचना है, उसका इंग्लिश में अनुवाद किया। चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो यही सब बन रहे हैं मॉडर्न हिस्टोरियंस। और फिर इतिहास लेखन का एक व्यापक प्रयास किया था प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन का विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। उनकी पुस्तक का नाम था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यह सब एनसीईआरटी में भी दिया गया है, आर.एस. शर्मा जी की पुस्तकों में भी है और हम सभी जानते भी हैं। पर जो विंसेंट आर्थर स्मिथ ने इतिहास लिखा वो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से लिखा गया इतिहास था। उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि प्राचीन युग में भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, भारत एक राजनीतिक इकाई नहीं था, भारत के लोग केवल राजतंत्र या स्वेच्छाचारी शासन के अधीन ही जीते आए थे। आधुनिक अवधारणाओं से अंग्रेजों ने उन्हें परिचित कराया, अंग्रेजों ने भारत को एकता के सूत्र में आबद्ध किया। तो इस तरह का जब दृष्टिकोण रखते हैं विंसेंट आर्थर स्मिथ, तो वो एक तरीके से अंग्रेजी राज्य को भारत के लिए सही साबित करने का प्रयास कर रहे थे। इसीलिए उनका दृष्टिकोण साम्राज्यवादी दृष्टिकोण कहलाता है। और जब वो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से भारतीय इतिहास को लिखते हैं तो भारत के राष्ट्रवादी लेखकों को, भारत के चिंतकों को निश्चित तौर पर गंभीर आपत्ति होगी। वे राष्ट्रवाद से ओतप्रोत दृष्टिकोण से भारत का इतिहास लिखने का प्रयास करेंगे, जिनमें बहुत से लोगों के नाम आएंगे। डी.आर. भंडारीकर जी का नाम आएगा, काशीनाथ राजवाड़े जी का नाम आएगा। तो उन्होंने राष्ट्रीयता को प्राचीन गौरव से जोड़ा। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को महत्ता दी कि किस तरह चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया, सिकंदर के सेनापति को हराया, उत्तर से लेकर दक्षिण को एक सूत्र में आबद्ध किया, कैसे चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य हिंदू कुश पर्वत के पार था। तो जैसा हमारा नजरिया होता है, जैसी हमारी सोच होती है, वैसे हम इतिहास का लेखन करने का प्रयास करते हैं। तो वास्तव में इतिहास की समझ कैसे विकसित हो? इतिहास की समझ विकसित होगी तटस्थ दृष्टिकोण रखने से, समग्र विचारधाराओं का निष्पक्ष होकर मूल्यांकन करने से। जब आप मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित इतिहास को पढ़ने लगते हैं तो कार्ल मार्क्स की अवधारणा ही कहती है कि इतिहास आम आदमी का होना चाहिए। तो वो हर आंदोलन में जो समाज के सभी वर्गों के लोगों के संघर्ष को रेखांकित करेंगे, वो कभी भी किसी एक व्यक्ति को किसी एक घटना का श्रेय देने का प्रयास करने पर इतिहासकारों की आलोचना करेंगे। तो अलग अलग दृष्टिकोण से जब हम इतिहास के लेखकों के लिखने के तरीके को समझेंगे, तब हमें समझ में आता है कि इतिहास का कौन सा अध्याय हमें किस दृष्टिकोण से और अलग अलग लेखकों के दृष्टिकोण से अपने आप को बचाते हुए कैसे अध्ययन करना है। तो ये चैप्टर 3 का सेंस है, चैप्टर 2 का सेंस है ये, मॉडर्न हिस्टोरियंस ऑफ एंशिएंट इंडिया। और उसके बाद चैप्टर 3 तो बहुत ही विस्तार से पढ़ना रहता है। इसमें टाइप्स ऑफ सोर्सेस अर्थात स्रोतों के प्रकार और इतिहास का निर्माण दिया जाता है। इसे तो आपको 1 to 1 चाहे हम भौतिक अवशेषों की बात करें, चाहे सिक्कों की अभिलेखों की बात करें, इसे हमें सब कुछ को पढ़ना रहेगा कि कैसे हम अलग अलग स्रोतों के माध्यम से इतिहास का निर्माण करते हैं। भारतीय इतिहास के लिखने में जितना इंस्क्रिप्शंस की वैल्यू है, जितना लिटरेरी सोर्सेस की वैल्यू है, जितनी क्वायंस की वैल्यू है, उतनी ही वैल्यू फॉरेन जो लोग थे, फॉरेनर्स जो थे, जिन्होंने भारतीय इतिहास को अपने विदेश यात्रा के विवरण के रूप में दिया, उसकी भी उतनी ही ज्यादा महत्ता है। फिर इसका चौथा चैप्टर भौगोलिक ढांचा अर्थात ज्योग्राफिकल सेटिंग का है। ये इतिहास और भूगोल का संबंध बताता है। किसी भी देश का इतिहास उसके भूगोल के ज्ञान के बिना अधूरा है, या इतिहास के बनाने में भूगोल की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो भारत का जब आप भौगोलिक पूरा ढांचा पढ़ेंगे कि कैसे उत्तर में हिमालय का क्षेत्र है, नीचे में कैसे हमें एक तरफ से अरब सागर, दूसरी तरफ से बंगाल की खाड़ी और तीसरे तरफ से हिंद महासागर ने सुरक्षित करके रखा है, बावजूद इसके विदेशियों ने कैसे हमारे देश की सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए
हमारे देश पर आक्रमण किए, तो कैसे एंशियंट इंडियन एज में हम खैबर के दर्रे और हिमालय के क्षेत्र से शक, हूण से लेकर अन्य कई जातियों का आगमन देखेंगे, तो वहीं जब हम मध्यकाल और खासकर आधुनिक काल में आएंगे तो हमारे दक्षिण के राज्यों का दक्षिण के बंदरगाह क्षेत्रों का विस्तार होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब समुद्री मार्ग से भारत पर आगमन होगा। इसलिए बंबई की, कलकत्ता की, मद्रास की राजनीतिक महत्ता बढ़ती जाएगी और शक्ति का केंद्रण दक्षिण से उत्तर की ओर जाने का एक विपरीत क्रम शुरू होगा। तो ये समस्त बातें और साथ ही मौसम, जलवायु और भी अन्य कितनी भी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, घटनाएं हैं, उपज है, कृषि है, सबका हिस्ट्री से क्या संबंध है, ये चैप्टर 4 क्लियर करता है। तो ये 4 चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे, पारिस्थितिकी, पर्यावरण और भाषाई ढांचा को इसमें जोड़ेंगे, तब आपकी इतिहास की एक समझ विकसित होती है और उस समझ के आधार पर फिर आप भारत के संपूर्ण इतिहास को पढ़ पाते हैं। यहां मैं एक और सूचना भी देना चाहूंगा आप सभी को कि इतिहास का ये सेक्शन अभी पटेल ट्यूटोरियल्स के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में मैं ही ले रहा हूं। ये अंडर ग्रेजुएट होता क्या है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स, इसको भी ध्यान से समझिएगा। हम लोग बहुत समय से तो प्रतियोगी परीक्षाओं का संचालन कर ही रहे हैं, मार्गदर्शन कर ही रहे हैं। हमें अक्सर एक व्यवहारिक समस्या दिखी कि जो ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करने के लिए आते हैं, उन्हें बहुत जल्दी अपने लक्ष्य को पाने की रहती है। यदि हम छात्राओं की बात करते हैं तो अभी भी परंपरागत समाज के कई माता पिता उन्हें एक निश्चित समय तक ही तैयारी करने का अवसर देना चाहते हैं। आप स्नातक हो चुके हैं, आप स्नातकोत्तर की डिग्री ले चुके हैं, आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उसके बाद आपसे बहुत जल्दी किसी शासकीय सेवा से जुड़ जाने की समाज और आपके अभिभावक उम्मीद करने लगते हैं और वो फिर आपको बहुत लंबा समय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए देने के पक्ष में नहीं रहते। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि सभी गार्जियन ऐसा करते हैं, पालकों का एक वर्ग ऐसा करता है और विद्यार्थियों के मन में भी हड़बड़ाहट रहती है। इसी समस्या को देखते हुए पटेल ट्यूटोरियल्स ने पिछले सत्र से अंडर ग्रेजुएट कोर्स शुरू किया है, जिसका मतलब होता है कि आप जिस समय ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं या कोई भी आप डिग्री ले रहे हैं स्नातक की, तो स्नातक की तैयारी के साथ साथ आप हमसे जुड़े और पूरी तरह से अपने सामान्य अध्ययन की एक मजबूत आधारशिला तैयार कर लें, जहां हम आपको सभी विषयों को बेस बुक के माध्यम से समझाएंगे। जैसे कि हम इतिहास का अध्यापन कराएंगे, भूगोल का अध्यापन कराएंगे, अर्थशास्त्र पढ़ाएंगे, संविधान पढ़ाएंगे और इसके माध्यम से आप जब इस अंडर ग्रेजुएट कोर्स में प्रवेश लेते हैं तो स्नातक की परीक्षा पास करते करते आपके ज्ञान की एक ऐसी आधारशिला तैयार हो जाती है जिसके माध्यम से आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हो सकते हैं। तो हमारा अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो है बिलासपुर ब्रांच में और रायपुर ब्रांच में, दोनों ही ब्रांच में पिछले सप्ताह से प्रारंभ हुआ है और उसमें प्रवेश जारी है। मैं समय समय पर आपको YouTube के माध्यम से इतिहास से जुड़ी बहुत सी बातें बताते ही रहूंगा, निरंतर मेरे वीडियो आते रहेंगे, मेरा प्रयास है। और ये सूचना देना भी मैं एक अध्यापक के नाते अपना फर्ज समझता हूं। जो लोग हमसे सीधे आकर के नहीं जुड़ सक रहे हैं, वो घर में यदि अध्ययन करेंगे तो एनसीईआरटी के प्रारंभ के इन 4 अध्यायों को पहले पढ़े। प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व, प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक, फिर स्रोतों का प्रकार और इतिहास का निर्माण, भौगोलिक ढांचा तथा 5वां चैप्टर पारिस्थितिकी और पर्यावरण। और इस तरीके से इतिहास की महत्ता, इतिहास लेखन का प्रयास और इतिहास का भूगोल से संबंध या भूगोल से किस तरह से इतिहास बनता है, अपनी एक समझ बनाएं। तब आपको व्यापक रूप से सोचते बनेगा कि किस तरह से हिमालय पर्वत हमारे ऐतिहासिक संदर्भ में भी मायने रखता है, किस तरह से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच से बहने वाली नर्मदा नदी, जिसे प्राचीन काल में रेवा नदी कहा जाता था, उत्तर और दक्षिण की प्राकृतिक सीमा बनाती थी। और इसीलिए उत्तर का सम्राट जब हर्षवर्धन दक्षिण भारत की विजय के लिए बढ़ता है तो उसे नर्मदा या रेवा नदी के तट पर ही दक्षिण के सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संघर्ष करना पड़ता है। पुलकेशिन द्वितीय जीतता है तो हर्ष का दक्षिण की ओर प्रसार रुक जाता है।
तो इन सब बातों को आप इन सब पहले चैप्टर्स को पढ़ें, फिर उसके बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो पर आएंगे तो हम स्रोतों के प्रकार और इतिहास का निर्माण इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।